So guys, this is perhaps the lecture number 7. So we are going to study free vibrations with viscous damping. तो इससे पहले मैंने आपको assignment दे दिया. I hope you will submit that maybe today or tomorrow. So we have these free vibrations with viscous damping. We'll be studying this, what this means, free vibration with viscous damping. एक नया टॉपिक है तो हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं. मैंने लिखा है कि until now we studied the spring mass system and avoided any kind of friction associated with this. तो जो हम अब तक पढ़ रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम उसमें हमने देखा कि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं थी. अगर उसमें हम मानते थे कि जो वाइब्रेशंस है दैट दोस वाइब्रेशंस विल परसिस्ट, मतलब वो बहुत टाइम तक मतलब चलती रहेंगी. Even though that may not be the case. So तो अब हमें वो वाइब्रेशंस जो एक्चुअली जिनमें कुछ फ्रिक्शन तो होगा ही हर वाइब्रेशन में, तो हम उसको अब मॉडल करेंगे. तो अभी तक हमने स्प्रिंग मास सिस्टम देख लिया. अब हमने देखना है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ फ्रिक्शन होगी या जिसमें कुछ डैम्पिंग होगी. एक्चुअली इन विद वाइब्रेशंस वी से फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड डैम्पिंग. द वाइब्रेशंस में हम फ्रिक्शन को बोलते हैं डैम्पिंग. तो फ्रिक्शन क्या होती है? सपोज अगर आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर वो एक फ्लोर पे है, तो जब वो उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होंगी तो फ्लोर की वजह से जो फ्रिक्शन आएगी या एयर की वजह से जो फ्रिक्शन आएगी उसकी वजह से वो एनर्जी लॉस करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी लॉस द वाइब्रेशंस विल डाई आउट एंड इवेंचुअली द सिस्टम विल स्टॉप. तो मतलब जो फ्रिक्शन है दैट विल ऑलवेज बी देयर. अगर एक सिंपल पेंडुलम को आपको कुछ एक इनिशियल डिस्टर्बेंस देके उसको फ्री छोड़ देगी, आफ्टर सम टाइम that simple pendulum will come to rest. So this comes to rest because of the resistance offered by air to the simple pendulum. तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है सिंपल पेंडुलम की वो धीरे धीरे लॉस होती है. And because of which it comes to rest. So these are called dissipating elements, this friction, and this is called damping also in vibration. So अब हम देखेंगे कि हम इसको मॉडल कैसे करेंगे. अगर हमारे पास एक सिस्टम होगा उसमें कोई फ्रिक्शन भी होगी तो उस फ्रिक्शन को हम कैसे मॉडल करेंगे. उसके लिए हमने विस्कस डैम्पिंग लिया है. जो हमारे पास बहुत सारे स्प्रिंग मास सिस्टम है उनको हम मॉडल करते हैं थ्रू विस्कस डैम्पिंग मॉडल. तो हम मानते हैं जो इसमें फ्रिक्शन है दैट इज विस्कस डैम्पिंग. सो मैंने लिखा है बेसिकली सी फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिजिड बार है, इसमें देयर इज अ पिन जॉइंट. तो एक बार है जो मतलब इसको हम बोलते हैं एक रिजिड बार है. ये कंपाउंड पेंडुलम, हाँ दिस इज अ कंपाउंड पेंडुलम, तो इसको हम कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं. तो ये जो कंपाउंड पेंडुलम है आपका, सी इफ इट मूव्स, अगर इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होंगी तो इवेंचुअली दीज वाइब्रेशंस विल डाई, है ना. मान लो 15 या 50 वाइब्रेशंस इसमें हो जाएंगी जब हमने इसको डिस्टर्ब किया इनिशियली. तो इसमें वो डाई क्यों होती है? सी देयर इज एयर. तो एयर की वजह से एक रेजिस्टेंस होगी जो यहाँ पे मैंने लिखा रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर. तो इसी तरह जो पिन है, पिन में भी एक फ्रिक्शन होगी. तो पिन में कौन सी फ्रिक्शन होगी? कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन. उसकी वजह से भी एनर्जी जाया हो जाएगी. तो दिस इज हाउ दिस सर्टेन ये ना, मतलब इसमें वाइब्रेशंस डाई कैसे होते हैं. The vibrations die out due to the resistance offered by air and the friction at pin joint. तो हमने इसको मॉडल करना है. ये जो फ्रिक्शन है हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कैसे प्रेजेंट करें और इनका इफेक्ट क्या रहता है इस पे वाइब्रेशंस पे, वही हम पढ़ने जा रहे हैं. तो उसके लिए हमने एक मॉडल बनाना है ना. सी एक्चुअली व्हेन वी डू some work or we solve some problem, we make a model out of that. तो मॉडल क्या होता है? उसमें हम कुछ assumptions करते हैं and then we say कि ऐसे होगा ऐसे होगा, and we will see what happens. For example, इसमें हमने मॉडल करना है कि जो रेजिस्टेंस एयर की वजह से होगी वो कितनी होगी, उसको अगर हम इक्वेशंस में डाल सकते हैं whether we can do that or not. इसी तरह जो फ्रिक्शन है पिन जॉइंट में वो कितनी होगी, whether we can put that into the governing equation. So we will see whether we can do that. तो अब हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं इस पे विस्कस डैम्पिंग. मैंने लिखा है द फ्रिक्शन ऑफर्ड विल बी ड्यू टू एयर एंड कॉन्टैक्ट एट पिन जॉइंट एंड इवेंचुअली द वाइब्रेशंस ऑफ द रिजिड बार, इसको हम कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं, विल डाई आउट एंड द सिस्टम विल कम टू रेस्ट. ये मैंने लिखा है.
So in most of the practical systems while modeling we use viscous damping model. तो हम viscous damping model क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप बेसिकली जो बोथ हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शॉकर है, शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम, तो उसमें आपको क्या होगा, एक पिस्टन और एक सिलेंडर होगा, उसमें फ्लूइड होगा. जब फॉर एग्जाम्पल बाइक में वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो जो वो सिलेंडर और पिस्टन है वो उसमें रेजिस्टेंस ऑफर करता है और वाइब्रेशंस को डाई आउट करता है. सी इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिस्टम वी विल रिक्वायर दैट द इफेक्ट ऑफ दिस वाइब्रेशन शुड बी वेरी स्मॉल. मतलब जो वाइब्रेशंस है वो, इसलिए वाइब्रेशंस इज ए नेगेटिव इफेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केस, नॉट इन ऑल, बट इसमें हम एक्चुअली जो हमारे सिस्टम्स होते हैं ना, जब उनमें वाइब्रेशंस होती है तो हमारा जो डिजाइनर का जो एक्चुअल एम होता है वो होता है कि वो उन वाइब्रेशंस को कम कर ले. So he has to keep the vibrations as small as possible. इसलिए हम फिर dampers लगाते हैं या other things we use vibration isolation models and other things so as to minimize these vibrations. Otherwise अगर vibrations ज़्यादा होगी फिर शोर भी ज़्यादा होता है वो भी inefficient हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जाम्पल इंजन बैलेंस नहीं किया होगा तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा और जो सिस्टम है वो वाइब्रेट ज्यादा करेगा, फिर गाड़ी नहीं चलेगी. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन कंसीडरेशन. उसके लिए हम मॉडलिंग करते हैं, तो अभी हम यूज करेंगे विस्कस डैम्पिंग मॉडल. विस्कस मॉडल होता है फॉर एग्जांपल जिसमें ये ना शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम है आपका बाइक, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक फ्लूइड होता है सिलेंडर के अंदर, वो एक पिस्टन होता है, तो उसकी वजह से फिर स्प्रिंग्स को रेजिस्टेंस देता है. मैंने कहा है हम इसी मॉडल को यूज करते हैं मोस्ट of the vibration systems, and this is quite nice model. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका सिंपल पेंडुलम है वो एयर में मूव करता है तो एयर भी तो उसको विस्कस डैम्पिंग ही देगा ना, एयर की वजह से भी विस्कस डैम्पिंग आ जाएगी बिकॉज एयर इज आल्सो दिस फ्लूइड. जब उसमें ये मूव करेगा सो इट विल ऑफर विस्कस डैम्पिंग. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन मॉडल. तो अब हम इसको मॉडल कैसे बनाते हैं, हम एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं जैसे मैंने फिगर 2 में दिखा दिया. तो ये है फिगर 2, इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं और फिर एक पिस्टन लेते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं. ये बाहर सिलेंडर है और अंदर पिस्टन है और इसमें फ्लूइड होता है. See, we do this to model the system, to study effect of viscous damping, and then अगर आपके पास कोई भी सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास फिर बाइक का शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम है तो आप फिर उस पर मॉडल कर सकते हैं. So it depends upon the problem at hand, but the simplest problem is of course जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें हम फिर एक स्प्रिंग एलिमेंट लगाते हैं और एक पिस्टन और सिलेंडर, उसके अंदर फ्लूइड होता है. उसको स्टडी करके हम देखते हैं कि क्या इक्वेशंस बन जाएंगे और कैसा इस सिस्टम का बिहेवियर होगा, यानी रेस्पॉन्स क्या होगा. मतलब रेस्पॉन्स हो गया, फिर जब इसका एक्स है डिस्प्लेसमेंट वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी इक्वेशन होगी जो इसको दे. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. मैंने दिखा दिया है स्प्रिंग मास सिस्टम. See, when m goes down, the resistance force offered will offered by damping element will be upwards due to fluid. तो इसमें अगर हम मास m को नीचे खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स तो होगा ही ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर हम मास को नीचे खींचेंगे या फॉर एग्जांपल एट एनी टाइम जब ये वाइब्रेट कर रहा है, द मास इज एट in the downward direction. I mean it's relative to the mean position, it is in the downward direction. मतलब अगर हम इसको नीचे खींचेंगे तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो होगा ही ऊपर. और ये देखो यहाँ पे जो ये पिस्टन है, पिस्टन ये भी नीचे जाएगा ना, और फ्लूइड इसको कहाँ की तरफ खींचेगा, ऊपर. एटलीस्ट एक बात तो पता चल गई कि जो ये विस्कस डैम्पर है, विस्कस डैम्पर ये भी इसको ऊपर की तरफ फोर्स देगा. कब? जब ये मास नीचे होगा. अब अगर ऊपर होगा मास तब स्प्रिंग देगा नीचे फोर्स, और ये भी तो ऊपर ज्यादा होगा. इसका मतलब ये फ्लूइड में ऊपर जाता है तो फ्लूइड उसको नीचे की तरफ फोर्स देगा, इसको मास को, थ्रू दिस कनेक्टर. तो इसका मतलब हो गया द नेचर ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स एंड दिस विस्कस डैम्पर, इनकी जो डायरेक्शन है फोर्स की, दैट सीम्स टू बी सेम. ये सच भी है. जो स्प्रिंग फोर्स है और जो डैम्पिंग फोर्स है उनकी डायरेक्शन एक ही होगी हर टाइम पे. अगर मास नीचे होगा रिलेटेड टू मीन पोजिशन तब फोर्स होगा स्प्रिंग का ऊपर और इसका डैम्पर का भी ऊपर. अगर मास ऊपर होगा रिलेटेड टू मीन पोजिशन ऑफ द मास
मतलब ऊपर चलता होगा। तो जो ये सी है, यानी जो ये इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन है, इस पिस्टन को फोर्स देगा फ्लूइड नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स भी नीचे की तरफ होगा क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा। तो विच मीन्स दिस नेचर ऑफ दिस टू फोर्सेस इज सिमिलर इन द डायरेक्शन, सी नॉट इन द मैग्नीट्यूड। विल सी मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका डैम्पिंग फोर्स का, तो वो तो एक्चुअली वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, आसान है, हम देखेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अब हम देखेंगे, हम स्प्रिंग फोर्स का तो नेचर हमने देख लिया, वो हमने पहले ही देखा है ना, स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स। इसी तरह जो डैम्पिंग फोर्स होता है ना, ये जो इस पिस्टन पे आएगा फोर्स, फिर जो मास को ट्रांसमिट होगा थ्रू दिस कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, दिस इज अ कनेक्टर, जो मास को भी ट्रांसमिट फोर्स होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम देख लेंगे। सी बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड होगा, द फोर्स विल बी गिवन बाय F इक्वल टू माइनस सी एक्स डॉट। सी ये वाला पिक थोड़ा बहुत अच्छा नहीं आया है, आई होप यू विल यूज दिस। तो दिस फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू माइनस सी एक्स डॉट। एक्स डॉट हो गया वेलोसिटी, मतलब जो डैम्पिंग फोर्स है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी होगी उस पर डिपेंड। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, डैम्पिंग फोर्स। अगर वेलोसिटी कम होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इट मींस द फोर्स इज जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे तो फोर्स वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे फिर फोर्स विस्कस डैम्पिंग फोर्स भी जीरो होगा। So that's the, we will see what that is, but at this time you have to understand डायरेक्शन तो हमने देख ली इसकी कैसी होती है, डायरेक्शन इसकी वही होती है जो स्प्रिंग एलिमेंट स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट, स्प्रिंग फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट, लेकिन ये वाला फोर्स होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो दिस इज हाउ वी प्ले विद द थिंग्स। तो अब हमने देख लिया जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज, नहीं, जो ये डैम्पिंग फोर्स है दैट इज proportional to velocity and is in the same direction as spring force, और it is इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये velocity के अपोजिट में है इसका जो डायरेक्शन है फोर्स का। तो अब हम देखेंगे कि गवर्निंग इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो हम वही फिगर 1 लेंगे जो हमने फिगर 1 बनाया ना, जो ऊपर फिगर 2, सॉरी, हाँ फिगर 2 जो स्प्रिंग मास एलिमेंट है, तो इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो दो फोर्स होंगे के एक्स और सी एक्स ऊपर। सी यहाँ पे मैंने नेगेटिव फोर्स नहीं दिखाया बिकॉज इन फ्री बॉडी डायग्राम वी डोंट शो दैट, हम सीधा दिखाते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, तो नेगेटिव या पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं। तो मान लो एक्स इज पॉजिटिव डाउनवर्ड्स, मतलब एक्स हम मानते हैं पॉजिटिव डाउनवर्ड्स, तो जब हम एक्स हम पॉजिटिव मान लेंगे डाउनवर्ड्स तो इसका मतलब हो गया अपवर्ड्स हो गया नेगेटिव। तो मान लो अब हमारा सिस्टम कहीं किसी पॉजिटिव पोजीशन पे और वहां पे करते हैं अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एम एक्स डबल डॉट, मतलब जो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू समेशन एफ हो गया माइनस के एक्स माइनस सी एक्स डॉट। सी माइनस के एक्स क्यों, माइनस के एक्स हो गया क्योंकि नीचे है पॉजिटिव और हमने उसी वक्त अप्लाई किया न्यूटन सेकंड लॉ, इसका मतलब हो गया माइनस के एक्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक्स पॉजिटिव है माइनस एक्स हो गया नेगेटिव, तो मतलब माइनस के एक्स भी हो गया नेगेटिव यानी अपवर्ड्स, क्योंकि डाउनवर्ड्स तो पॉजिटिव है ना, डाउनवर्ड्स एक्स इज पॉजिटिव। तो ये वाला इक्वेशन, so it will be minus kx minus cx dot, x dot is velocity। तो आपकी गवर्निंग इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। so this is a fundamental equation for this is a fundamental equation for viscous damping, है ना, जिस तरह उसकी जब डैम्पिंग ही नहीं थी तब सिर्फ ये था mx डबल डॉट प्लस kx, अब डैम्पिंग है तो अब cx डॉट भी आ गया, है ना, हमने मॉडल लिया विस्कस डैम्पिंग तो उसमें आ जाएगा सी एक्स डबल डॉट एक्स डॉट। सी है, सी इज अ कांस्टेंट जस्ट लाइक के, सी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग, सी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग। ये वो डिपेंड करता है उस पर डैम्पर पे, यानी डिपेंड करता है कौन सा जो हमारा सिस्टम है उसमें कौन सा, ये मतलब नेचुरली दिया हुआ होगा जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। So I hope you understand this equation mx double dot equal to minus kx minus cx double dot। See, अगर आप नेगेटिव पोजीशन पे ना x लेते, मतलब आप नेगेटिव पोजीशन पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते, उस वक्त क्या हो जाता, उस वक्त मतलब ये मास m ऊपर होता रिलेटेड टू मेन पोजीशन, तो उस वक्त फोर्सेस डाउनवर्ड होते हैं, ये दोनों फोर्सेस, क्योंकि मास तो ऊपर जाता है, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड जाते हैं।
तब भी आप लिखते माइनस के एक्स यहाँ पे, क्यों? सी तब होता एक्स नेगेटिव, है ना, और के होगा, के तो के है ही, सो दैट विल बी के इंटू एक्स, तो तब नेगेटिव है ना, तो आप लिखते माइनस के एक्स, तो माइनस तो अपना है ही, एक्स भी होता नेगेटिव, तो माइनस माइनस होता प्लस, तो ये बन जाता है ये टर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड। तो उस वक्त भी हमें लिखना पड़ता है यही इक्वेशन, माइनस के एक्स माइनस सी एक्स। सो दिस इक्वेशन जो ये है ना, एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस सी एक्स डॉट, दिस इज ट्रू एट एवरी पोजिशन ऑफ दिस मास। यही मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप नीचे होंगे या ऊपर होंगे। अगर ऊपर होंगे तो फोर्सेस डाउनवर्ड जाएंगे, और ये इक्वेशन उन फोर्सेस को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगी, माइनस के एक्स माइनस सी एक्स डबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू मेक क्वेरी विद मी ऑन द गूगल क्लासरूम। आई होप यू विल डू दैट। तो अब फंडामेंटल इक्वेशन तो बन गई। अब हमारा यहाँ पे हम टर्म्स को दिखा देंगे। एम एक्स डबल डॉट होता है एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। सी एक्स डॉट होता है सी इंटू वी, यानी सी डी एक्स बाई डी टी। वी होगी वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी इज ऑल्सो वेलोसिटी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन वन, यानी जो ऊपर इक्वेशन है, यानी ये एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज जीरो. So this equation one is the governing differential equation for a system with viscous damping. तो ये बन गई हमारी governing differential equation. तो any time dependent solution of x. अब जो इस equation में variable है x, see x is a variable, displacement variable है, displacement at different times is a variable, उसी को तो हमने find करना है. So any equation, जैसे आप mathematics में पढ़ते हैं, अगर आप differential equation होती है तो उसका आप solution ढूंढते हैं जो उसको satisfy करता है. वो सॉल्यूशन उसको वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है इन टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर वेरिएबल. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स. सो आवर फंक्शन विल बी ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब मुख्तलिफ टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस मास का, सो दैट विल बी एक्स ऑफ टी. तो जो वो लेकिन इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करना चाहिए. जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई दूसरी एनालिटिकल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है ना. तो see, we have to find that analytical equation if that exists, obviously. So that will give the response of the system. We will continue this in next lecture, and we have to find the response this x of t in the next lecture. Till now we have found the differential equation, governing differential equation of the system. उसके बाद फिर उसका response ढूंढना है. ये आसान है. See, in vibrations throughout this course we will be doing this thing only. हम पहले एक सिस्टम लेंगे, उसको गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन हम डेवलप करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, एंड देन वी विल फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. सो दिस प्रॉब्लम प्योरली बिकम्स अ मैथमेटिकल वन. सी, दिस इज अ प्रॉब्लम जो हमें फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन वी हैव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एज वेल. दिस मेक्स इट फिजिकल, अदरवाइज इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल प्रॉब्लम. तो फिर हमें फिजिकल इसको कैसे हमने उन रिजल्ट्स को फिर इंटरप्रेट करना है, मतलब उनका क्या माने होता है. सो वी विल सी दैट. वो हम आगे देख लेंगे, बट आई होप कि आप थोड़ा बहुत इसको समझ रहे होंगे. इफ यू डोंट, प्लीज कॉल मी और से और पोस्ट योर क्वेरीज इन द गूगल क्लासरूम एंड डू व्हाटएवर, बट प्लीज डू नॉट टेक इट इजी. मतलब इसको ऐसे ही नहीं लेना. इफ यू विल टेक इट इजी, आई विल डेफिनेटली फेल, इवन दो इट मे बी योर एग्जाम विल बी थ्रू वर्चुअल मीडियम और व्हाटएवर. ठीक है ना. तो मैं कह रहा हूँ आप इसको सीरियसली ले लीजिएगा थोड़ा बहुत, और आप खुद भी देख लीजिएगा बुक कौन सी है. एस एस राव है एक बुक, वो मैंने बोला था कोई एक छोटी सी बुक, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसका क्या नाम था, फॉरगॉटन दैट. सो आई होप आई विल रिमेंबर दैट, देन आई विल टेल यू. बट अभी आप देख लीजिएगा क्या होगा इसमें, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, और अगर आपको समझ आता है देन इट्स गुड. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वे, देन वी हैव टू फाइंड सम अदर वे. सो प्लीज मेंशन दैट एज वेल. और मैं आज के बाद ऐसे ही असाइनमेंट दूंगा इसी में लेक्चर में. we'll see what will happen. So we'll end this. Okay.